टू एसएससी हब। आज हम डिस्कस करेंगे जैनिज्म टॉपिक पे। तो जैनिज्म किसने फाउंड किया था? रिमेंबर, फर्स्ट तीर्थंकर इन जैनिज्म, उनका नाम था ऋषभनाथ, और उन्होंने ही फाउंड किया था या खोज की थी। और तीर्थंकर्स इनको कहा गया तीर्थंकर्स इन जैनिज्म। उनका मतलब होता है स्पिरिचुअल जो टीचर्स आए हैं जैनिज्म में, या फिर जो गुरुज आए हैं, उनको तीर्थंकर्स कहा गया। और अभी तक 24 तीर्थंकर्स आ चुके हैं जैनिज्म में, और 24th तीर्थंकर कौन है जो अभी लास्ट में आए हैं? महावीर। प्लीज रिमेंबर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड महावीर इज कंसिडर्ड द 24th तीर्थंकर, और पहले ऋषभनाथ थे। और ये भी कहा जाता है कि जो 24th तीर्थंकर लॉर्ड महावीर हैं वही रियल फाउंडर हैं। प्लीज रिमेंबर दैट, रियल फाउंडर एंड फाउंडर दोनों पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है ऋषभनाथ एंड रियल फाउंडर लॉर्ड महावीर, डोंट कंफ्यूज। उसके बाद ऋषभनाथ को देखा गया क्या? भगवत पुराण एज वेल एज विष्णु पुराण, दोनों पुराणों में मेंशन किया गया है ऋषभनाथ के बारे में। उनको कहा गया है क्या कि वो इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड नारायण, भगवान नारायण के इनकारनेशन है। कौन? ऋषभनाथ। ये इंपॉर्टेंट आपको माइंड में रखना है। अब हम देखेंगे कि बुद्धिज्म में हमने देखा था कि गौतम बुद्ध के जो इम्पोर्टेंट लाइफ में इवेंट्स हो रहे हैं, उनकी जन्म, उनकी डेथ, या जब वो एनलाइटनमेंट या निर्वाण प्राप्त करते हैं, तो अलग अलग सिंबल से डिनोट किया गया है उनकी लाइफ को, लोटस या बुल, या फिर हॉर्स से, या फिर स्तूपास से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अलग अलग तीर्थंकर्स या गुरुज आए हैं, उनको एम्बलेम से डिनोट किया गया, सिंबल से डिनोट किया गया। तो ऋषभनाथ को किस सिंबल से डिनोट किया गया? बुल से। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट तीर्थंकर्स पे आते हैं। जो 23वें तीर्थंकर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पार्श्वनाथ। प्लीज रिमेंबर दैट, 23rd तीर्थंकर। और वो क्यों इंपॉर्टेंट थे? क्योंकि वो प्रिंस थे, कहाँ के? बनारस के प्रिंस थे, और इन्होंने अपना राजपाट या गद्दी छोड़ दी थी और बन गए थे तीर्थंकर। प्लीज रिमेंबर दैट। और इनको किस सिंबल से डिनोट किया गया है? सरपेंट से। ये इंपॉर्टेंट है। और इनकी डेथ हुई थी पारसनाथ हिल्स में, जो कि झारखंड में है। ये इंपॉर्टेंट जगह है, इनको समाज शिखरजी भी कहा जाता है, पारसनाथ हिल्स को। और ये एक इंपॉर्टेंट जैन पिलग्रिमेज साइट है, ये आपको याद रखना है। अब ऋग्वेदास में भी 2 गुरुओं का या 2 तीर्थंकर्स का नाम मेंशन किया गया है। वो दोनों कौन है? ऋषभदेव एंड अरिष्टनेमी। ये आपको याद रखना है कि अरिष्टनेमी एज वेल एज ऋषभदेव दोनों मेंशन है ऋग्वेदास में। अब आते हैं जो 24th तीर्थंकर है, जो रियल फाउंडर है जैनिज्म के, वर्धमान महावीर या लॉर्ड महावीर। उनको किस एम्बलम से डिनोट किया गया है? लायन से। आपको ये याद रखना है, लायन से डिनोट किया गया। अब वर्धमान महावीर के जन्म के बारे में हम देखें तो जन्म कब होता है? 540 बीसी में। गौतम बुद्ध का हमने देखा था कब होता है? 563 बीसी में। तो हम देखते हैं जो ये 600 बीसी से जो काल स्टार्ट होता है, उस टाइम रिलीजियस फर्मेंट का एक युग आता है। कभी कभी पूछते हैं 600 बीसी इज कंसिडर्ड एज द एज ऑफ, तो आपको आंसर करना है रिलीजियस फर्मेंट। मतलब कि जो समाज में पहले से बिलीव्स थे, रिलीजियस बिलीव्स थे, उनको चैलेंज मिलना स्टार्ट हो गया था, नए रिलीजियंस फॉर्म हो रहे थे, और जो पहले से एस्टैब्लिश्ड रिलीजियस बिलीव्स थे उनको चैलेंज मिल रहा था, ना ही सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। जैनिज्म और बुद्धिज्म जो यहाँ पे कास्ट सिस्टम थे, उनको चैलेंज मिला। वेदास के सिस्टम अथॉरिटीज़ को चैलेंज मिलना स्टार्ट हुआ। कन्फ्यूशियस जो एक टीचर थे, उन्होंने चाइना में ऐसे ही बिलीव्स को चैलेंज किया था, और चाइना की समाज को पूरी तरह चेंज कर दिया। जोरास्टर उसी वक्त में, कहाँ पे? पर्शिया या ईरान में उन्होंने रिलीजियस बिलीव्स को चैलेंज किया था। उसी वक्त ग्रीस में भी हम देखते हैं काफ़ी सारे रिलीजियस बिलीव्स को चैलेंज किया जा रहा है। तो 600 बीसी एज ऑफ रिलीजियस फर्मेंट कहा गया है। प्लीज़ रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वर्धमान महावीर के बारे में हम आए तो देखिए उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? वैशाली इन बिहार, और जगह का नाम क्या है? कुंडल ग्राम। ये इंपॉर्टेंट है। और उनके फादर का नाम क्या था? सिद्धार्था। और वो किस क्लैन या किस कुल से थे? तो जनत्रिका कुल। ये एक क्षत्रिय कुल है। प्लीज रिमेंबर, जनत्रिका कुल के वो हेड थे। और हमने देखा था बुद्धा के जो फादर थे वो किस कुल से आते थे? शाक्य क्लैन या शाक्य कुल से आते थे। और कपिल वस्तु राज्य था, वहाँ के वो राजा थे। ऐसा माना जाता था कि वहाँ के किंग है वो शाक्य क्लैन ऑफ कपिल वस्तु। गौतम बुद्ध के फादर शुद्धोधन जिनका नाम था। और इनकी मदर के बारे में आया तो कौन है वो? त्रिशाला। और वो एक लिच्छवी प्रिंसेस थी। अब हमने देखा था कि महाजनपद में वाजी जो जगह था या वाजी जो राज्य स्टेट था, वो किससे? 8 कुलों द्वारा मिल के रूल किया जा रहा था। इट इज कॉन्फेडरेसीज ऑफ 8
क्लैंस, उसमें से एक लिच्छवी ट्राइब या लिच्छवीज भी थे। और लिच्छवीज को क्या माना गया था कि दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट रिपब्लिक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि लिच्छवीज आर कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड। और वर्धमान महावीर की शादी किससे हुई थी? यशोदा से, और उनकी बेटी का नाम था प्रियदर्शना। ये इंपॉर्टेंट है, डॉटर प्रियदर्शना। और प्रियदर्शना की शादी किससे हुई थी? जमाली, प्लीज रिमेंबर जमाली। और जमाली वॉज द कंसिडर्ड एज द फर्स्ट जो डिसाइपल या शिष्य बने थे महावीर के, वो जमाली ही बने थे। ये इंपॉर्टेंट डाटा है। उसके बाद हम देखेंगे 30 साल में महावीर साधु बन जाते हैं और घर छोड़ देते हैं। और किसको ज्वाइन करते हैं? उनसे जो पहले तीर्थंकर थे, कौन? पार्श्वनाथ, उनको ज्वाइन करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद उनको छोड़ देते हैं और 6 साल तक साधु की तरह घूमते रहते हैं, वंडर करते रहते हैं। किनके साथ? ये नाम इंपॉर्टेंट है, गौशाला। अब गौशाला क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने बाद में एक आजीविका सेक्ट फॉर्म किया था। आजीविका सेक्ट अब क्या था? यही बिलीव करते हैं नियति में या नियतिवाद में। ये नाम आपको याद रखना है, गौशाला, आजीविका या नियतिवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटाज हैं। और हम नेक्स्ट स्टेज में आते हैं तो 42 में हम क्या देखते हैं? एज ऑफ 42 में उनको कैवल्य की प्राप्ति होती है या फिर परफेक्ट नॉलेज की प्राप्ति होती है। हमने देखा था कि बुद्ध को निर्वाणा की प्राप्ति होती है, एनलाइटनमेंट कहा गया था उनको प्राप्ति होती है। और यहाँ पे क्या प्राप्त होता है? परफेक्ट नॉलेज या फिर कैवल्य या कैवलिन। और पेड़ कौन सा है? बुद्धा के पास पीपल का पेड़ था, यहाँ पे साल का पेड़ है। ये इंपॉर्टेंट है, डोंट कंफ्यूज। और जगह का नाम क्या था? जिम्भिग्राम, जिम्भिग्राम नाम था जगह का। और हम देखेंगे कि महावीर ने जो पहला अपना संबोधन या सरमन दिया था अपने शिष्यों को, 11 शिष्य थे जिनको गांधार्स भी कहा गया था। तो वो जगह का नाम क्या था? पावा जगह का नाम था। ये इंपॉर्टेंट है। और उसी जगह पे जैन संघ बनाया गया था पावा में। अब बुद्धिज्म में भी देखे थे हम लोग, संघ क्या था? संघ एक भिक्षुओं के समूह को या फिर भिक्षुओं के मोनास्टिक ऑर्डर जो बने थे उसको संघ कहा गया। तो यहाँ पे भी जैन संघ बना था पावा में, उसी जगह पे। और इनकी डेथ कहाँ पे होती है? पावापुर नियर राजगीर। ये भी इंपॉर्टेंट है, पावापुरी इन राजगीर में उनकी डेथ हो जाती है। अब हम देखेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट जो सेक्ट था नीलग्रंथ, उनके हेड थे ये महावीर। और नीलग्रंथ क्या किस चीज़ में बिलीव करती थी? फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेजेस या बॉन्ड्स ऑफ सोसाइटी और लाइफ। ये इंपॉर्टेंट है। इसके हेड थे वो, जो कि बाद में कहलाता है जिनास। ये इंपॉर्टेंट है, बाद में नीलग्रंथ को जिनास बोला जाता है। और हमेशा हमने देखा है बुद्धास को क्या नाम दिया गया? द एनलाइटेंड वन हमेशा कहा गया। वैसे ही महावीर के साथ एक नाम जुड़ेगा, जीना। उनको जीना कहा जाता है या फिर कॉन्करर, कॉन्करर ऑफ सेंसेस, या इंद्रियों पे कॉन्करर करना, या फिर अपने जो क्या बोलते हैं समाज में दुख या सुख जो भी है उससे अपने आप को रिलेट ना कर पाना और उससे आज़ादी प्राप्त कर लेना या उससे लिबरेट हो जाना, उससे उन पे कॉन्कर कर लेना, इसीलिए उनको जीना कहा गया था। ये इंपॉर्टेंट है। टीचिंग्स एंड बिलीफ्स पे आते हैं तो दोनों ही बुद्धिज्म एंड जैनिज्म रिजेक्टेड द वेदास। हाँ, रिजेक्ट किए थे, कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किए थे। अब एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस आता है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में। क्या? बुद्धिज्म जीवा या सोल पे बिलीव करती है, हाँ, और इसी से वो मानती है कि हर एक प्राणी या जानवर में सोल है, तो हर एक को जीने का अधिकार है और दूसरों को किसी के जीवन को छीनने का अधिकार नहीं है। और इसी से कॉन्सेप्ट आता है लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। और इसी से अहिंसा या नॉन वायलेंस का भी आता है। बट एक डिफरेंस क्या है? जैनिज्म गॉड में बिलीव नहीं करते, डू नॉट बिलीव इन गॉड। वेयर एज बुद्धिज्म क्या है? बुद्धिज्म गॉड में बिलीव करते हैं लेकिन बुद्धिज्म सोल में बिलीव नहीं करते। तो ये अब देखेंगे कि दोनों में उल्टा हो रहा है, सोल और गॉड के बीच में। बिलीफ इन कर्मा, कर्म, गुड डीड्स एंड बैड डीड्स। उसके बाद हम देखेंगे क्या? हाँ, बिलीव करते थे, बुद्धिज्म भी करते थे, जैनिज्म भी करते थे। अटेनमेंट ऑफ मोक्ष या साल्वेशन कैसे? पेनेंस, पश्चाताप से साल्वेशन या मोक्ष का रास्ता खुलता है। हाँ, जो लोग व्रत रख के या भूखे मरते हैं उनको क्या मोक्ष की प्राप्ति मिलती है? हाँ, मिलती है। तो ये दोनों पश्चाताप और डाइंग बाय स्टारवेशन लीड्स टू मोक्ष या साल्वेशन। हम देखेंगे कई बार जो जैन भिक्षुज या साधुस हैं वो भूखे रह के मरते हैं और कहा जाता है कि वो साल्वेशन या मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब एक और बिलीफ है यूनिवर्सल ब्रदरहुड का। यूनिवर्सल मतलब कि दुनिया में भाईचारे का बिलीफ है जैनिज्म में। हाँ, और इक्वालिटी का बिलीफ है, समाज में सभी लोग इक्वल हो, कोई भी ऊंचा नहीं, कोई भी नीचा नहीं। फिलासफी देखे तो
5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, झूठ नहीं बोलना है, अस्त्य, चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह, नॉन पोसेशन एंड ब्रह्मचर्य, सेलिबसी। अब पहला चार जो था, पहला चार किसने दिया था? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिया था। और जो 24वें तीर्थंकर महावीर है उन्होंने 5वां ऐड किया था अपने से, उसका नाम क्या था? सेलिबसी या ब्रह्मचार्य। रिमेंबर दैट 3 रत्नास, सम्यक विश्वास, सम्यक नॉलेज एंड सम्यक कर्म, ये 3 रत्नास है। राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कर्म, ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है इन जैनिज्म। जैनिज्म बिलीव्स इन शायदवाद एंड अनेकांतवाद। अनेकांत मतलब अनेक व्यूज, ये रिमेंबर करना है। प्लूरल व्यूज पे वो बिलीव करते हैं, प्लूरलिज्म पे बिलीव करते हैं। वो मानते हैं कि एब्सोल्यूट एफर्मेशंस हमेशा सही नहीं है और गलत है। कोई भी चीज़ में अलग अलग व्यूज हो सकते हैं और अलग अलग थ्योरीज ऑफ मे बी, ये याद रखना, थ्योरीज ऑफ मे बी। तो शायदवाद एंड अनेकांतवाद, मेनेस ऑफ रियलिटी एंड नॉन वन साइडेडनेस, एक साइडेड व्यू ही सही नहीं है, ये आपको याद रखना है। अनेक व्यूज या अनेकांतवाद, ये आपको याद रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। शायदवाद एंड अनेकांतवाद आर फिलोसफीज या बिलीव्स ऑफ क्या? जैनिज्म। उसके बाद हम देखते हैं सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। तो जैनिज्म 2 पार्ट्स में बढ़ते हैं, दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स। यस, स्थूल बाहु जो कि मॉन्क थे एक, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने नॉर्थ इंडिया में रहने का फैसला किया और अपने फॉलोअर्स को क्या अलाउ कर दिया कि वो अपने बदन को वाइट क्लॉथ से ढक सकते हैं, और इन्हीं को जो फॉलोअर्स थे बाद में श्वेतांबर्स कहलाए। और भद्रबाहु जो एक मॉन्क थे, वो क्या किया? उन्होंने लोगों को लेके साउथ इंडिया की तरफ गए, वो कर्नाटका या मैसूर के पास गए थे, और उनका क्या मानना था कि न्यूडिटी रहनी चाहिए या फिर वाइट क्लोथ से ढकना नहीं है। तो ये लोग क्या थे? बाद में दिगंबर्स बने थे। प्लीज रिमेंबर दैट श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स में डिफरेंस। भद्रबाहु और स्थूलबाहु कहाँ कहाँ गए थे, कहाँ किसने नॉर्थ इंडिया में रहना चूज़ किया, किसने साउथ इंडिया में जाना चूज़ किया। और हम देखेंगे कि जो श्वेतांबर्स हैं वो मैक्सिमम कहाँ पे हैं? गुजरात में है और राजस्थान में है। और भद्रबाहु कहाँ पे है? दिगंबर्स कहाँ पे है? वो मैसूर में है, जो साउथ इंडिया में है, कर्नाटका में। तो हम जैन काउंसिल देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म काउंसिल्स भी हमने देखे, तो फर्स्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र। बुद्धिज्म में पाटलिपुत्र में कौन सा काउंसिल होता है? 3rd अंडर अशोका, वो इम्पोर्टेंट है। और चेयरमैन ये भी इम्पोर्टेंट है, स्थूलभद्र। और पैट्रन किंग तो बहुत ही, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य एक फेमस किंग थे, तो ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पैट्रन किंग कौन थे फर्स्ट काउंसिल में? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका आउटकम क्या हुआ था? आउटकम जो रिलीजियस टेक्स्ट हमने देखा था कि बुद्धिस्ट काउंसिल्स में भी रिलीजियस टेक्स्ट बन रहे थे, जो त्रिपिटिका बने थे, सूत पिटक, विनय पिटक एंड अभिधाम पिटक बने थे जो आउटकम्स में। तो यहाँ भी हम देखेंगे जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं जैनिज्म के, वो कंपाइल हो रहे हैं। और यहाँ पे क्या कहा जाता है? अंगास कहा जाता है जैनिज्म के जो रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स कंपाइल हो रहे हैं। और 12 अंगास कंपाइलेशंस हुए और फाइनलाइज सेकेंड में होते हैं वो। फाइनल कंपाइलेशंस ऑफ अंगास एंड उपांगास सेकेंड काउंसिल के आउटकम है। सेकेंड काउंसिल कहाँ हो रहा है? वल्लभी में होता है, वल्लभी में होता है, ये आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट डाटाज हैं, 2 काउंसिल्स हुए थे। उसके बाद हम देखें मिसलेनियस डाटाज क्या है? दिलवाड़ा टेम्पल आपको पता है, माउंट आबू। अब माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में। एकमात्र हिल स्टेशन जो माना गया है राजस्थान में वो माउंट आबू है। यहाँ पे दिलवाड़ा टेम्पल्स है। वो किससे रिलेटेड है? जैनिज्म। यस, इट इज़ रिलेटेड टू जैनिज्म। और इस टेम्पल्स में माना गया जो मार्बल पत्थर है उसका काम बहुत ही सुंदर काम किया गया है मार्बल के पत्थर का यूज़ करके, इसलिए दिलवाड़ा टेम्पल्स बहुत ही फेमस है और जैनिज्म से रिलेटेड है। अब एक और जीविका चिंतामणि, ये क्या है? ये भी जैनिज्म से रिलेटेड है। क्या है? एक क्लासिकल पोएम है रिटन ड्यूरिंग द संगम एज। अब हम देखेंगे संगम पीरियड कहाँ पे था। संगम पीरियड तमिलनाडु से रिलेटेड है। ऐसा माना गया कि जब एक तमिलनाडु की हिस्ट्री के बारे में संगम पीरियड में बताया जाता है। संगम जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, 5 बुक्स हैं जो लिखी गई थी, और वो तमिलनाडु के जो संगम पीरियड के बारे में काफ़ी कुछ बताती हैं और रिलीजियस बिलीफ्स या सोसाइटी के बिलीफ्स के बारे में भी काफ़ी बताती हैं। तो उसमें 2 हमने देखे थे, उसमें 2 बुद्धिज़्म से भी रिलेटेड है और एक में क्या है? जीविका चिंतामणि जो एक क्लासिकल पोएम है, उसमें क्या है? जैन डॉक्ट्रिन्स एंड बिलीफ्स के बारे में मेंशन किया गया है। तो प्लीज़ रिमेंबर जीविका चिंतामणि क्लासिकल पोएम ड्यूरिंग द संगम एज एंड वन ऑफ द 5 बुक्स ऑफ द
ड्यूरिंग द संगम में, जो बहुत ही फेमस था और तमिलनाडु से रिलेटेड है, और इसमें मेंशन किया गया जॉन जैन डॉक्ट्रिन्स एंड बिलीफ्स। तो प्लीज़ रिमेंबर दैट। उसके बाद आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस में हम क्वेश्चंस देखेंगे, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ओके, बाय।